अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, पर चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। ये शब्द आज की स्थिति पर सोचने को मजबूर करते हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत गहरी बात है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं ईरान पर हुए हालिया इजरायली हमले की। इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा जा रहा है। और हाँ, ये सारी बातें हम AFP मतलब एजेंस फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं जी। ये टॉपिक न सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बल्कि देखिए UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसके कई डायमेंशंस है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें घटना, फौरी रिएक्शंस और जो पूरा न्यूक्लियर एंगल है वो सब शामिल है। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि मामला क्या है। तो हुआ क्या असल में? इजराइल ने हमला किया है ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर। नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। हमला मतलब एकदम अचानक नहीं हुआ। कई दिनों से अटकलें थी, बातें चल रही थी। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चेतावनी दी थी कि कोई बड़ा संघर्ष हो सकता है इस क्षेत्र में। अच्छा। और इजराइल ने तो इमरजेंसी लगा दी है। उनके रक्षा मंत्री को डर है कि तेहरान जवाब देगा। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक खतरा खत्म नहीं होता। उन्होंने दावा किया है कि नतान्स परमाणु केंद्र, मिसाइल प्रोग्राम, यहाँ तक कि परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया गया है। वैज्ञानिकों को भी? हाँ, और एक इजरायली अफसर ने तो ये भी कहा है कि हो सकता है ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी वो भी मारे गए हों। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। अच्छा, ये तो हुई इजराइल की बात। ईरान क्या कह रहा है, वहां से क्या खबर है? देखिए, ईरान की सरकारी मीडिया बता रही है कि तेहरान में रिहायशी इमारतों पर हमला हुआ है और उसमें आम नागरिक मारे गए हैं, महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। ओह, ये तो बहुत दुखद है। जी, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके एक जरूरी ठिकाने पर आग और धुएं की भी खबरें हैं। ईरानी मीडिया तो ये भी कह रही है कि गार्ड्स के जो कमांडर हैं हुसैन सलामी, वो भी मारे गए हैं। मतलब दोनों तरफ से बड़े दावे हो रहे हैं कमांडरों को लेकर। बिल्कुल। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इससे लगाइए कि तेहरान का मेन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और पड़ोसी देश इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। और फौरन असर देखिए, तेल की कीमतें वो 6% तक बढ़ गई। बाप रे, इकोनॉमी पर सीधा असर। अच्छा, इस सब पर अमेरिका का क्या स्टैंड है? आपने ट्रंप की चेतावनी का जिक्र किया था, अब क्या कह रहे हैं वो? हाँ, अमेरिका की प्रतिक्रिया थोड़ी कह सकते हैं नपी तुली है। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने साफ किया है कि भाई अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है। उनकी पहली प्राथमिकता है अपने सैनिकों की सुरक्षा जो उस इलाके में है। ठीक है। और उन्होंने ईरान को चेताया भी है कि अमेरिकी हितों पर हमला ना करे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, रूबियो ने कहा कि इजराइल ने इसे आत्मरक्षा के लिए जरूरी बताया था, पर अमेरिका ने ना तो इसका समर्थन किया न ही आलोचना। अच्छा, मतलब एक तरह से दूरी बनाए रखिए। हाँ, कह सकते हैं एक मौन सहमति जैसी, बिना सीधे जिम्मेदारी लिए। ये ट्रंप की पहले की चिंता से थोड़ा अलग जरूर है। उन्हें पहले डर था कि ऐसे हमले से परमाणु समझौते की उम्मीद खत्म हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी माना था कि शायद इससे मदद भी मिले। थोड़ी मिली-जुली बात थी उनकी। ये अमेरिकी प्रतिक्रिया तो है ही, लेकिन इस हमले की टाइमिंग पर भी गौर करना जरूरी है। ये ठीक उस वक्त हुआ जब UN की परमाणु एजेंसी IAEA उसने ईरान पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाया था। एक प्रस्ताव पास हुआ था। बिल्कुल सही, ये टाइमिंग बहुत अहम है। और IAEA के प्रस्ताव के जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख दिखाया था। उन्होंने कहा था कि वो एक नया संवर्धन केंद्र शुरू करेंगे और फोर्डो प्लांट में पुरानी मशीनों की जगह एडवांस्ड छठी पीढ़ी की मशीनें लगाएंगे। फोर्डो में भी? जी। और अभी ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। सोचिए, 2015 के समझौते में सीमा थी 3.67%। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, हालांकि हथियार के लिए जो 90% चाहिए उससे अभी भी कम है, पर चिंताजनक रूप से करीब है। तो ये वही पुराना मुद्दा है कि पश्चिमी देश आरोप लगा रहे हैं कि ईरान हथियार बना रहा है और ईरान मना कर रहा है। बिल्कुल। और ये जो IAEA का प्रस्ताव है, इससे यूरोपीय देशों को एक बहाना मिल सकता है। वो पुरानी UN प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के लिए स्नैपबैक मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो स्नैपबैक वाला? हाँ, जिसकी समय सीमा भी शायद अक्टूबर में खत्म हो गई थी। तो ये सब जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा इजरायली ऑपरेशन, उसका फौरन असर, अमेरिका की एक तरह से सधी हुई प्रतिक्रिया और इसके पीछे गहरा परमाणु विवाद, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, ये घटनाक्रम ना मिडल ईस्ट में जो शक्ति संतुलन है और आगे परमाणु कूटनीति कैसे चलेगी, इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है।
सोचने वाली बात यह है कि क्या ये टकराव इस इलाके को और अस्थिर करेगा, या फिर क्या पता इस बढ़े हुए तनाव से कोई नई बातचीत का रास्ता निकले। ये तो वक्त ही बताएगा। इसके दूरगामी नतीजे क्या होंगे, ये देखना बहुत जरूरी होगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। हम अपने श्रोताओं को, और खास तौर पर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर कहेंगे कि इस घटना के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से सोचें। मतलब रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, परमाणु, सब कुछ। जी, एक कॉम्प्लेक्स केस स्टडी है ये। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जो एएफपी की रिपोर्ट पर आधारित थी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस पर और बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक सोचते रहिए, क्या ये सैन्य कार्रवाई जो परमाणु समझौता था उसकी बची खुची उम्मीद का भी अंत है, या डिप्लोमेसी के लिए अब भी कोई दरवाजा खुला है? सोचते रहिए।